देखिए मैंने क्लाउड के अंदर जो भी चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला आप लोग को उस दिन समझाया था, याद होगा अच्छी तरह से। और क्यों क्लाउड्स में क्यों करंट का इलेक्ट्रिसिटी का क्यों फ्लो हो जाता है, कैसे बिजली चमकती, लाइटनिंग कैसे होती है, आप लोग को पता है इस बात। आगे बढ़ते हैं। अब डेंजर ऑफ लाइटनिंग क्या होता है ये तो आपको पता है। लाइटनिंग होगी जैसे बिजली से जो भी हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगने से या कोई भी शॉक लगने से जो भी लॉस होता है वो सारा का सारा लाइटनिंग से भी होगा। अब देखिएगा, लाइटनिंग कंडक्टर भी मैंने आपको नहीं बताया था। लाइटनिंग कंडक्टर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको बिल्डिंग के साथ एक ही है ना, मेटल का पूरा दिख रहा होगा ये पिलर के साथ। नहीं बताया तो डेंजर क्या बताना है? डेंजर बताने की है, बिजली गिरेगा मरेगा, डेंजर खत्म। कॉन्सेप्ट पढ़िए ना, क्या फालतू चीज पढ़ना। देखिएगा, बिल्कुल बेटे, आपके ऊपर गिरेगा तो जल की खत्म है तो बेटा वो सुपरमैन होगा ना, इलेक्ट्रिक मैन होगा। नहीं ऐसा नहीं है, बिजली अगर उसकी, मेरी बात सुनिए, नहीं बिजली अगर गिरेगा हाइट जितने भी, तो बिजली गिरने से तो आदमी की डेथ हो ही सकती है। हो सकता है ना भी हो, क्योंकि बिजली का झटका लगने के बाद आदमी जीवित हो जाता है ना। खुद आपके सामने आदमी बैठा हुआ है ना। देखिएगा, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। वहां एक कुर्सी खाली बैठ जाइए। मैथ का ले रहे ट्यूशन का पेपर कैंसिल आज कर रखा है, तुम दे दो बस। फर्स्ट एक्सरसाइज करके दिखाओ। लाइटनिंग मैथ मैथ की बुक वो गुड़िया लेके आई, उसे ले लो। Lightning conductor is a device used to protect a building from the effect of lightning. आपको पता है कि जैसे मैंने उस दिन ही बताया था, कोई मंदिर मस्जिद या कोई भी होता है उसके ऊपर त्रिशूल के जैसा लगा होता है, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है टावर, तो उसमें टावर में देखा मैंने एक अंदर रॉड जैसी ऊपर निकली हुई दिखेगी आपको, वो एक तरह का लाइटनिंग कंडक्टर ही होता है। अगर मान लो किसी भी तरह का आकाश से कोई भी लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो सीधे उस पहले वो मेटल वाले को उसको अट्रैक्ट करेगा, मेटल मेटल के ऊपर आएगा। मेटल के ऊपर जैसे ही वो बिजली गिरेगी, वो अंदर आपको पता है पिलर की जो लगे होते हैं बुनियाद के साथ नीचे तक लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को सीधे लेकर के ग्राउंड के अंदर पहुंचा देगा। और जिससे कि जी हाँ हाँ उससे भी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए क्या होता है कि हर बिल्डिंग जितनी भी बनती है आज की डेट में, अब तो पहले जमाने पे नींव पे केवल ईंट की जुड़ाई हो जाती थी, लेकिन अब जितनी भी घर होते कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 पिलर तो चारों कोनों पे होता ही है, जो कि आपको पता है कि उस ग्राउंड के अंदर तक हम लोग खुदाई करके उस पिलर को अंदर शिफ्ट करते हैं। रॉड होता है। एक सेकेंड मैं आपकी बात को बता दूंगा, समझ जाओ। तो अगर आप कुछ ना भी करते हो ना बिल्डिंग में अपने, और वो पिलर के वायर अगर केवल ये जो सरिया है, जो रॉड है वो निकली हुई है, तो जब आकाश से अगर बिजली आपके घर पे गिरेगी ना, तो सबसे पहले उस रॉड पे गिर के सीधे ऑटोमेटिक ग्राउंड के अंदर चली जाएगी। स्प्रिंटेड तो बेटी का पूछ लिए, पढ़िए घूम गया। क्वेश्चन दिखाओ। अगर गीला मान लो कि कोई भी अगर किसी तरह से गीला अगर दीवार हो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तब इलेक्ट्रिसिटी का करंट आ सकता है। लेकिन आपको जैसा कि पता होगा, कोई भी वॉल होती है तो बाहर से बाहर वो पानी चला जाता है, जिसमें सीडन नहीं कहते हैं, जो सिम जाता है, जैसे कोई वॉल, जैसे ये अंदर वाली दीवार को ऊपर सिम रही है, तो इसमें है ना थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है। देखिएगा,
देखिए अगर मान लीजिए, तो ये तो आपको बिल्डिंग में समझ में आ गया होगा कि एक तरह का है ना, सबसे हाइट पे, बिल्डिंग की सबसे हाइट पे वो रॉड निकाला जाता है मेटल वाला, ठीक है। जैसे आपको पता है मंदिर में अगर त्रिशूल लगाया जाएगा तो सबसे अधिक ऊंचाई पे वही होगा, सबसे पहले बिजली के लाइटनिंग के कांटेक्ट में वही त्रिशूल ही आएगा जो मेटल का होता है, और वो वहां से वायर से कनेक्ट होकर के सीधे बिल्कुल उसके फाउंडेशन तक जाता है, मतलब रॉड के थ्रू होते हुए जमीन की बुनियाद तक जाता है। और जो जी हाँ बिल्कुल लगाई जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी अगर मान लो कि अगर ऐसे मंदिर का ट्रायंगल भी बनाए रहे हैं, बिल्कुल बेटा बुर्ज खलीफा की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल। तो लगी वो रॉड उसी के लिए होती है, जो किसी भी टावर में, हाई टावर जो भी होगा ना, या इवन बिल्डिंग में भी लोग लगाते हैं बहुत सारे, आपने देखा नहीं होगा पहले जमाने के जो घर बनाते थे ना, सब लोग अपने घर के ऊपर एक त्रिशूल सा लगा देते थे, तो पिलर के साथ ही कनेक्ट होता, ताकि अगर बिजली का कोई भी झटका, बिजली आकाश से गिरती भी है तो उसके थ्रू होकर सीधे जमीन के अंदर चली उसी पे बिल्कुल। जो ज्यादा, अब एक बात बताओ, जिसमें बिजली के सबसे अधिक करंट किसमें फ्लो हो सकता है? आयरन में, इसलिए वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है सबसे अधिक उसी चीज को। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो जहां स्टॉर्मिंग क्लाउड होते हैं, तूफानी बादल जहां होते हैं, जहां से गुजर रहे हैं, मान लो किसी शहर से गुजर रहा है तो उसके रास्ते में जो भी आएगी कहीं पर भी बिजली गिर सकता है, बस है। तो बादल मूव करते रहते हैं, ऐसा नहीं है ना, उन बादलों के साथ ही बिजली अपने साथ लेकर के चलती है, क्लियर है। तो क्लाउड्स अगर बेटा अगर गांव से मूव कर रही है तो गांव पे बिजली गिर जाएगी, बिना किसी भी तरह के प्लेन, अगर कोई मैदान है वहां पर भी बिजली गिरती है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी जो हाइट वाली चीजें होती है उसको अट्रैक्ट करती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया था हाई वाली बिल्डिंग। आगे देखिएगा, the tall building are protected from lightning strikes by using a device called lightning conductor. A lightning conductor is made of thick strip of metal. The top end of lightning conductor is pointed like a sharp spike, मतलब कांटे की तरह त्रिशूल के जैसा लगा होता है, ठीक है। And it is fixed above the highest point of the building. From the top of the building, the thick metal strip runs along the outer wall of the building to the ground. अब वो जो त्रिशूल या कोई चीज लगी भी होगी ना, तो मान लो जैसे मंदिर है या कोई भी चीज है, तो घर का जो बाहरी जो पिलर है, जैसे कॉर्नर वाला जो पिलर है ना, वहां से उसको कनेक्ट किया जाता है ताकि बाहर ही बाहर वो रह जाए। घर के अंदर भी बहुत सारे पिलर्स होते हैं, कमरों में डिवाइड होता है, उसमें वो कनेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। The lower and the lower end of metal strip is joined to a metal plate and buried deep in the ground near the base of the building. रख दो, जाओ स्टेपल करो, इसको भी रख देना। अब देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वायर ऊपर कनेक्टेड होगी जो स्पाइक जैसा त्रिशूल जैसा होगा, वहां से वायर लेकर के पिलर के रॉड के साथ लेकर के आते हैं, और जो जहां जमीन के अंदर दफनाते हैं ना, जमीन के अंदर डालना हो, जब घर की बुनियाद बनती है तो उसके साथ ही वो लगा देते हैं। एक कॉपर का प्लेट जो होता है मेटल का, उसको उसके साथ उसको कनेक्ट करके वायर को, और उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, ताकि टोटल जो ऊपर बिजली लाइटनिंग गिरे तो वहां से सीधे गिरते हुए सीधे कॉपर के प्लेट के थ्रू सीधे जमीन के अंदर सब कुछ पड़ो। जमीन में ही चले जाए, जमीन के नीचे चली जाए या जमीन में चली जाए, मतलब देखिएगा ये तो आपको समझ में आ गया। If lightning strike, it will hit the top of the lightning conductor rather than the building. अब निश्चित रूप से वो जो लाइटनिंग कंडक्टर हमने फिक्स किया अपने बिल्डिंग पे टॉप पे, सबसे पहले बिजली गिरेगी उस पे, आपकी बिल्डिंग बिजली के झटके, ये अभी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अभी जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और वो इतनी हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी होती है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लगा ली जाए जिससे हम स्टोर कर सकें तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड पूरी हो सकती है, ठीक है ना, और बिना किसी खर्चे के। लेकिन अभी तक कोई टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई जा सकती। देखो अब जैसे मैं आपको बताऊं,
A lightning conductor made of metal works by conducting the electric energy of lightning into the earth. अब लाइटनिंग कंडक्टर में मोस्टली कॉपर के वायर को यूज किया जाता है, या किसी भी मेटल को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करता है, उस लाइटनिंग में के चलते जो इलेक्ट्रिक करंट था उसको सीधे ग्राउंड के अंदर अर्थ तक पहुंचा देता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग सेफ हो जाती है। वहां चेयर खाली है बगल में, ये रही रेड वाली, ले लो बेटा। देखिएगा 10 बेटा, इसमें ढूंढ लो होगा। अच्छा आपने वहां रखा था ना, ले लो बेटा, ले लो, जाओ बेटे। तू 50 मिनट ले ले, मैंने क्या मना किया। The function of a lightning conductor is to conduct any lightning strike safely to the earth without causing any damage to the building. बिल्कुल लाइटनिंग कंडक्टर यही तो करता है, पूरी की पूरी लाइटनिंग में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई या आई उस बिल्डिंग के ऊपर, उसको टोटल को उस वायर के थ्रू जमीन के अंदर या अर्थ तक पहुंचा देती है, जिससे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग सेफ रहती है। मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, ये थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लो कहीं भी बिजली गिर रही है, लाइटनिंग होती है, और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। नो ओपन स्पेस इज सेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। अ हाउस इज अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग, सो इफ वी आर इन एन ओपन स्पेस सच एज अ पार्क, प्लेग्राउंड, देखिएगा कभी भी ओपन प्लेस सेफ नहीं होता। अगर आप किसी प्लेग्राउंड में कहीं पर भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी ना किसी ऐसे स्पेस पे जाना चाहिए जो कि लॉक हो। जैसे मान लो आप, हमारा जो हाउस है वो ज्यादा सेफ है। अच्छा उल्टा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं। अच्छा नहीं नहीं, वो सॉरी, ठीक है। मतलब पाइप की तरह मतलब कि थोड़ा मैं उल्टा बोल के बीच में कॉल आ गया ना। नो ओपन स्पेस इज सेफ, अगर कभी भी नो ओपन स्पेस इज सेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, अ हाउस इज अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। मतलब ओपन प्लेस, जैसे कि कोई प्लेग्राउंड, मैंने ओपन प्लेस कभी भी सेफ नहीं। सेफ क्या है, कोई भी अगर अदर एक बिल्डिंग हो, हाउस हो, तो सेफ मानी जाएगी। सो इफ वी आर इन एन ओपन, नहीं पेड बिल्डिंग है, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना वो। गीली है ना बेटा वो, अगर सूखी रहेगी तब तो। आप सूखी लकड़ी को थोड़ी, और लाइटनिंग होगी तो निश्चित रूप से बारिश तो होगी ही साथ में। एक और चेक करके ना, दोनों एक्सरसाइज कर दिया। So if we are in an open space such as a park, playground or road, we should rush to the safe place like a house or some other building nearby, or hearing the thunders to observing the lightning in the sky. जैसे ही अगर हम मान लो कभी ओपन स्पेस में, अगर जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं इनकी तरह, तो जैसे ही अगर थंडर स्टॉर्म आया, कोई अगर मान लो कि लाइटनिंग होने लगी, तो आपको किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए, ज्यादा सेफ होगा। Open vehicle like motorbike, scooter, tractor and construction machinery like earth movers etc. are not safe during lightning and thunderstorm. अब मान लीजिए साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, बाइक पे हो, तो सेफ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप लॉक हो जैसे कि किसी भी तरह से, मतलब तो बेटा आप बाइक को खड़ी कर दो अगर लाइटनिंग ज्यादा हो रही है, और है ना, वो नहीं कहते कुकड़ी बन जाओ है? तेरे पास तो है ना, तो उसकी ले लेने, क्या दिक्कत है। क्यों मैथ क्यों कराएंगे, साइंस है। टिश्यू वेडनेसडे, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि अगर कभी भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो,
कभी क्या होता है ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो अगर बाइक से जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं तब भी सेफ नहीं है, और अगर कार से या किसी भी व्हीकल से जा रहे हो अगर उसकी विंडो ओपन है तब भी सेफ नहीं है। तो अगर ऐसा कभी भी तो विंडो को आप लोग को क्लोज कर देना। सॉरी मेरे पास तो ये था, देगा वो मेरे को लाके। क्या बोको बको बको बोलो जल्दी। अरे तो ओपन स्पेस पे हैं अगर आप सवाना के जंगलों में बेर भैया के साथ, तब तो मरने की नौबत आ गई ना। तो अगर ओपन स्पेस में है तो आप इस तरह से झुक करके बैठ जाइए, जितना अपने आप को छोटा कर सकते हैं छोटा हो जाइए। समझ रहे हैं? जिस तरह ये बैठा है, मतलब सर पे ऐसे हाथ रख के कैसे बैठ जाते हैं, इससे क्या? अरे तो इसी का तो पैसा लेता हूँ ना, जो नहीं लिखा वो समझाने के लिए। सब चीज लिखा वो पढ़ाई देंगे तो फिर ऐसे ही पढ़ लो। फिर कमाल की पागल लड़की है यार ये। कर लो गूगल पे। तो अगर आप व्हीकल से जा रहे हो अगर ओपन है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का हमको क्या कहते हैं शॉक लगने का डर होता है लाइटनिंग का। तो हमको क्या करना चाहिए, कभी भी ड्यूरिंग लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म हम लोग को हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। देखिएगा, इफ अ पर्सन इज इन ओपन स्पेस विद थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग बिगिन and there is no suitable shelter available nearby, then the following precautions should be taken for protection from lightning। यही तो पढ़ा रहा हूं मैं। अगर मान लो आप ओपन प्लेस पे हो और मान लो भाई साहब क्रिकेट खेलने का, वहां पर बीच क्रिकेट फील्ड पे लाइटनिंग हो रही है, तो बिल्डिंग कहां से आएगी? नहीं आ सकती। तब वहां पर ये क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो आपसे। पहला तो ये, वैन इन ओपन स्पेस वर्सन शुड नेवर स्टैंड अंडर अ ट्री टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म बिकॉज there is danger of lightning striking the tree and burning it up। अगर उसके साथ जो चिंगारी आती है ना, बहुत ही ज्यादा हीट होता है उसमें, समझ रहे हैं ना? अभी वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बंद क्लास को पढ़ाया। उसमें क्या होता है कि उस पेड़ के जलने का भी खतरा होता है, और पेड़ पे अगर गिर जाएगा ना तो पेड़ के कट के या टूट के गिरने का भी खतरा होता है। तुमको बोला पीछे बोलने के लिए। घर ठीक है। तो अगर मान लीजिए कभी भी ओपन प्लेस में है तो किसी पेड़ के सहारे आप ना खड़े रहे। अगर पेड़ के सहारे आप खड़े रहते हो तो बिजली के गिरने का, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो टॉल ऑब्जेक्ट होगा उस पे इलेक्ट्रिसिटी के गिरने का ज्यादा खतरा होता है। ठीक है। अब अगर किसी भी फील्ड में या ओपन प्लेस में हो, वहां पर कोई ट्री अगर आपको मिल रही है और वहां पर अगर आप हो, तो सबसे पहले फील्ड में कहीं भी गिरे या नहीं गिरे, उस पेड़ पे पहले सबसे पहले अट्रैक्ट होकर गिरे। बिल्कुल गिरती है बेटा, तो इसीलिए तो वहां पे वो क्या कहते हैं, वो लगा रखा है ना वहां पे, जो भी है क्या नाम था यार, मैं तो भूल ही गया उसको। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। सर लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखी है, हर बिल्डिंग के ऊपर लगी होती है, हर मंदिर के ऊपर त्रिशूल इसीलिए लगाया जाता है, समझ रहे हैं ना, ताकि मंदिर को नुकसान ना हो। जाओ और क्या करो, नाचोगे? तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं लिखा था? सोच ले, टेस्ट दिखा अपना सोरा। तू ले जा बेटे, बाद में देख लेंगे, इसको ले जा। तेरा गलत ही है, मैं दिखा दूंगा गलत क्यों है, तू जा खोज ले। दूसरा, अगर आप मान लो एक तो ट्री के सहारे आपको नहीं खड़ा रहना, और दूसरा क्या है कि आप अगर ओपन प्लेस में ट्री भी नहीं है तो आपको अपना जितना शॉर्टेस्ट अपना पोजीशन है वो बना लेना है, छोटा से छोटा अपने आप को बना लेना है, और आप अपने घुटनों के बल बैठ के ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है, और घुटनों के बीच में सर डाल करके अपने हैंड को भी इस तरह कर लो जैसे इस आदमी ने कर रखा है, ठीक है। तो एक काम करना, सर पे पत्थर मार ले, और उससे भी काम नहीं चले ना तो गले में है ना पत्थर बांध के कुएं में डूब जा, तेरा फायदा करा रहा है। We should avoid raising an umbrella over our head during lightning. अगर मान लो थंडर स्टॉर्म हो रहा है और आपने छाता ले रखा है तो छाता को हटा देना चाहिए, क्योंकि छाता के अंदर या अम्ब्रेला के अंदर भी मेटल होता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी का जी हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। अर्थक्वेक, 2 पॉइंट तुम देख लेना, वही चीज है बेस और कुछ नहीं। ठीक है, तो सुनो मेरा क्या जा रहा है, 1 साल में होगा कंप्लीट। द टीवी एंटीनास एंड डिश एंटीना फिक्स्ड ऑन टॉल बिल्डिंग्स आर स्पेशली प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्राइक। जो टीवी एंटीना या जो भी ऐसे लोगों को ना फांसी की सजा हो जानी चाहिए। लाइटनिंग देखिए, जो भी हम डिश एंटीना या टीवी एंटीना लगाते हैं उसमें मेटल होता है और है ना वो अट्रैक्ट कर सकती है लाइटनिंग को, तो उससे क्या होता है हमारे बिल्डिंग पे लाइटनिंग के गिरने का ज्यादा खतरा होता है। बिल्कुल नहीं। We should therefore switch off our TV sets during frequent lightning, otherwise TV sets may get burned. आपको क्या करना चाहिए, अगर ज्यादा लाइटनिंग हो रही है तो आप टीवी को स्विच ऑफ कर दो। इससे क्या होगा कि उससे ना कनेक्ट होकर के टीवी तक वो करंट नहीं आएगा और आपकी टीवी सेट को जलने का कम खतरा होता है। समझ रहे? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक मेटल्स। Lightning can strike metals pipes fixed in buildings. So during a thunderstorm when lightning is taking place, we should avoid touching the metal pipe fixed in a house or building. जो भी मेटल्स की पाइप लगी हुई है बिल्डिंग में, ठीक है, उसको कभी भी लाइटनिंग के दौरान हमको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको झटके लग सकते हैं। वही तो है, जो नहीं करना चाहिए वही करना चाहिए। बता रहे हैं, चिंता मत। थर्ड कहाँ है इसमें? ओपन स्पेस वाला सारा बता ही तो दिया मैंने प्रोटेक्शन। पागल होगी है ना, इसका इलाज करवाओ। अर्थक्वेक, ध्यान दीजिएगा, भूकंप के बारे में आप जानते ही हैं। हमने लाइटनिंग देख ली कैसे होती है, लाइटनिंग बिजली में चमक कैसे आती है पूरे बादलों में, आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो सड़क पे सो जाइए जहां बड़ा ट्रक जा रहा हो। अब अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ व्हिच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। भैया बताएंगे। अर्थक्वेक का मतलब है कि अचानक से धरती का जो क्रस्ट है ना, हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है ऊपरी लेयर, उसमें वाइब्रेशन हो जाना, कंपन होना, इसी को अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। Earthquake can cause immense damage to houses, other buildings, bridges, dams, and people, etc. A lot of people get killed when they get buried under the debris of collapsed houses and other buildings during an earthquake. Earthquake can also cause floods, landslide, and tsunamis. ठीक है? Earthquake से पता है कितना डैमेज हो सकता है, और अर्थक्वेक जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की होगी नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। और अर्थक्वेक का आपको मैंने बताया ही रखा है पहले भी, शायद सॉरी 7th को बता रखा है, 9th में भी शायद बताया थोड़ा बहुत। देखिए, अब भुज गुजरात का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में भुज नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। 26 जनवरी क्या फिल्म डिस्कस कर रहे हैं? 26 जनवरी 2000 यार एक बात बताओ, इतना कम टाइम मिलता है आप लोग को पढ़ाने का, उसमें भी है ना आप लोग फालतू बातें करते हैं, छोटे बच्चे हो यार। 26 जनवरी 2001 को जब पूरा देश है ना गणतंत्र
भाई जिसने भी ये किया है ना, मैं उसको मान गया, 1 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा तेरे को, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया, तुमको नहीं। स्विच ऑफ किया है ना उसने फैन को, मेरा राहत अभी तो मैं मर गया था, पागल हो गया था शोर से। इसी बात पे आज क्लास डिसमिस। 26 जनवरी 2001 को भुज में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उरी में अक्टूबर 2005 में, उरी जो कि आपको पता है यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर में। जो करना है करो बेटे, चोरी मत करना बस, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे भूकंप आए इंडिया में, और भी जो है डाटा आपको सामने दिया होगा जो कि आ रखे हैं। अब ये भूकंप आता कैसे है, अर्थ में क्या ऐसा होता है, क्यों भूकंप आता है, ये सारी चीजें हमें जाननी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड, यही बस लिख दीजिएगा, ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दीजिए। अर्थक्वेक इज अ डिस्ट्रक्टिव नेचर फेनोमेना व्हिच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। देखिए साइंस ने बहुत एडवांस हो चुका है, साइंस हमारा बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी साइंटिफिक ऐसा, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया है जो ये बता दे कि भूकंप कब आएगा, वोल्केनो कब इरप्ट होगा, इसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता। सुनामी का जो, सुनामी के लिए वार्निंग जो है वो लोगों ने सेट कर रखा है, उससे पता चल जाता है। मैं आपको ये क्या वहां पे, हाँ इसी तरह से, क्योंकि जब भी सी वेव्स जो होती है ना वो अंदर से या कहीं ना कहीं समुद्र के, देखो उसमें क्या होता है, कोस्ट का जो इलाका होगा, समुद्र के किनारे का जो इलाका होगा, वहां पर आपको पता है कि अगर सुनामी वहां जनरेट हो रही है, अगर भूकंप का जो एपी सेंटर है उसके नीचे ही धरती के अंदर क्रस्ट में है, तो कम टाइम मिलेगा वार्निंग का। लेकिन अगर कहीं दूर सुनामी अगर बना है, जैसे मान लो कि ओशन के अंदर कोस्ट से 100-200 किलोमीटर अंदर बना है, तो आपको टाइम मिल जाएगा वार्निंग का, पता चल जाएगा कि वेव्स ऊपर उठ रही हैं, तो आप लोग को यहाँ पर वो जो कोस्ट पे है ना वार्निंग सिस्टम लगे होते हैं, वेव्स के अप एंड डाउन होने पर उसे सुनामी की वार्निंग मिल जाती है। जापान में भी ऐसा ही है। सेट नहीं बेटा, जो मैं बता रहा हूँ, जो क्या करते हैं, सी फ्लोर जो होता है ना, बॉटम जो होता है जहाँ उसका तल होता है, वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया जाता है उसके नहीं नहीं, अरे पानी के नीचे आप जोड़ में गए, नदी में गए, तो नदी के नीचे पावर की मिट्टी दिखती है ना, उस मिट्टी पे फिक्स करना है, उससे वाइब्रेशन होगा ना, पता चल जाएगा। अंदर ओशन के अंदर भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर भी लगाते हैं कि अगर दूर में भी वाइब्रेशन हो तो पता चल जाए कोई वाइब्रेशन, कहीं भी लगा सकते हैं बेटा, इसमें क्या है, ओशन के अंदर जा करके कैसी बात करता है छोटे बच्चों की तरह यार। तो सुन, सबमरीन एक्चुअली क्या होता है ना, सबमरीन में इस जो उसकी बॉडी होती है जो बनाई जाती है, उसमें जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को सहने के लिए ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन उसके अंदर होते हैं वो सबमरीन के अंदर होते हैं, सबमरीन के बाहर नहीं होते, इसलिए उस प्रेशर को सह सकते हैं, क्योंकि प्रेशर पूरा सबमरीन के बॉडी के ऊपर होता है, ह्यूमन के ऊपर तो नहीं होता। स्पेस शिप की अगर बात आप ले लो, तो स्पेस शिप के अंदर आप है ना बिना स्पेस सूट के रह सकते हो, क्लियर है, समझ रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कभी पिक्चर आपने देखी होगी, तो वहां पे फ्लोट करते रहते, जीरो ग्रेविटी होती है, लेकिन जैसे ही उस स्पेस स्टेशन के बाहर चेंबर के निकलेंगे तो स्पेशल सूट पहन के निकलना पड़ता है, आपको पता ही है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, और आपको पता है कितनी ज्यादा लो टेम्परेचर बाहर होता है कि आप जी नहीं सकते, सोलर रेडिएशन होगा, क्योंकि वहां क्या टेम्परेचर बहुत कम होता है, बिल्कुल, क्योंकि बेटा एयर नहीं है ना, एयर होगा तभी तो, एयर ही तो हीट को भी एब्जॉर्ब करेगा, रखेगा, वो होता है ना ये बात। और सबसे बड़ी बात है सोलर रेडिएशन, जो सन से रेडिएशन आता है वो तो आपको जीने नहीं देगा, उससे तो बहुत प्रॉब्लम है, डायरेक्ट तो ऐसे आप तो रह नहीं सकते ना, बिल्कुल वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको स्पेशल सूट पहन के ही वहां पे सरवाइव कर सकते। देखिएगा अब, जैसा कि आपने वो पिक्चर देखी अर्थ की, देखिए बेटा वो पिक्चर इस फोल्ड करके इस साइड ले आओ ताकि भाई भी देख सके, दिख रही है ना, आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन कलर का ऊपर सरफेस है, भावना दीदी आपको भी दिख रहा होगा, ये है आपका क्रस्ट, ठीक है, ये लाइट रॉक्स हैं, हल्की चट्टाने होती हैं, नीचे जाएंगे तो डेंस रॉक, ये दूसरा वाला मेंटल है ना, मेंटल डेंस रॉक,
और आपको पता है ये ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है, लेकिन डेंसिटी यहाँ रॉक की ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर जो रॉक होगा ज्यादा डेंसिटी, मतलब कि उसका वजन भी ज्यादा होगा। आगे जाएंगे, आउटर कोर जो है यहाँ मोल्टेन आयरन है, मतलब पिघला हुआ आयरन। और सबसे इनर जाएंगे तो सॉलिड आयरन होता है जो इनर कोर। बिल्कुल नहीं बेटा, पॉसिबल ही नहीं, क्रस्ट के नीचे आप जा ही नहीं सकते। हमने अभी ये सारा का सारा है ना, मैं आपको धरती के अंदर हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे अगर सेंटर तक जाए, आप सेंटर समझ रहे हैं कि अर्थ का सेंटर क्या होता है? 64 किलोमीटर की गहराई है। हाँ सॉरी 6400 में, हाँ डबल जीरो लगाना भूल गया। ऐसा 6400 किलोमीटर की गहराई है। और हमारे क्रस्ट की जो मोटाई होती है 16-17 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की मोटाई होती है। कहीं 16-17 किलोमीटर है, मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक होती है जी। तो जैसे ही आप क्रस्ट के नीचे जाओगे तो आपको मेंटल मिल जाएगा, जहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि जो रॉक्स होती है जी। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बोलने देंगे तब तो कहीं पे 16 किलोमीटर होता है। बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए उनके बारे में हम एक क्या कहते हैं उसको, प्रिडिक्शन कर देते हैं, एक अनुमान लगा लेते इतना होगा, क्योंकि क्रस्ट के नीचे हमने कभी ड्रिल किया ही नहीं, कर ही नहीं सकते, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा ना, अब आप समझ रहे हैं ना, नहीं कर सकते। इसलिए क्रस्ट का तो सही से अनुमान है हमको, लेकिन मेंटल का कुछ भी बस अनुमानों के आईने में ही सारा तस्वीर, समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अच्छे से स्टेपल करके अपना नाम और टेस्ट का नेम जरूर लिख देंगे आप। अब देखिए मैं आपको बताऊं, देविता कम बेटा, कल से बेटा कोई भी टेस्ट होगा ना तो दादाजी को कह दीजिएगा कि जब मैं कॉल करूंगी तब आप परेशान हो जाते हैं। नहीं दादाजी बहुत मारा, वो आयरन का बना हुआ है, मतलब कि हैवी मेटल का बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन उसका भी एविडेंस है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे समझा ही नहीं सकता कि आपको बता दो कि सीधे मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ है। बस इतना ही समझा सकते हैं कि जैसे ही मैग्नेट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मैग्नेट भी है ना, नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है उधर ही मूव करेगा। मैग्नेट को अगर ऐसे फ्री किसी घुमा दो तो नॉर्थ और साउथ